अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट अज़ीम भट्ट एंड यू आर वाचिंग वीकेंड स्पेशल। और नाज़रीन, तालिबान ने नई हुकूमत का जो है वो ऐलान तो कर दिया है। अमीरुल मोमिनीन उनके जो है वो उसके साथ साथ उन्होंने अपनी तकरीबन 33 रुकनी कबीना जो है उसका ऐलान किया। और अब भारत ने एक नया प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू किया है। भारत की जानिब से कहा जा रहा है कि जी DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब काबुल गए और अपने मनपसंद अफराद को कैबिनेट में शामिल किया है, लिहाजा पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के इंटरनल मामलात के अंदर जो है वो मुदाखलत कर रहा है। तो आज हम उसका कच्चा चट्टा जो है वो आपके सामने रखेंगे कि आखिर काबीना के अंदर जो लोग शामिल हुए हैं उनकी अहमियत तालिबान की नज़र में क्या है, पाकिस्तान का इससे क्या लेना देना है। कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान को इससे कोई गर्ज नहीं है कि कैबिनेट में कौन शामिल होता है। अब क्यों हम ये कह रहे हैं, क्यों मैं ये कह रहा हूँ, वो मैं आपको फर्दन जो मेन 4 से 5 या 6 लोग हैं कैबिनेट के अंदर जिनके ऊपर खास तौर पर ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि शायद पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है या पाकिस्तान के कहने पर उनको कैबिनेट में शामिल किया गया। तो मैं उनकी तारीख आपको थोड़ी सी बताना चाहूँगा कि आखिर तालिबान ने उनके ऊपर इतनी जो है वो मेहरबानी, जो कि चूँकि भारत का ये इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान के कहने पर उन अफराद के ऊपर जो है वो मेहरबानी की गई है और बहुत से लोगों को पसे पुष्ट डाला गया है। तो भारत को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट अफगानिस्तान के साथ सिर्फ इतना ही है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन आए, वहां पर जो है वो स्टेबिलिटी आए, क्योंकि हमारे बॉर्डर उनके साथ लगते हैं, भारत का नहीं लगता है। भारत जोग्राफियाई लिहाज से जीरो है, अफगानिस्तान में उसका ताल्लुक ही नहीं है। हमारे बॉर्डर साथ लिखते हैं। पश्तून कौम एक कौम है, पख्तून कौम, और अफगानिस्तान में भी है, हमारे पख्तूनख्वा में भी है। हमारे मामला और हैं। हम अमन के लिए हमने तकरीबन पिछले 20 से 25 साल में बहुत कुर्बानियां दी हैं और तालिबान ने जो फाइट किया वो अपनी जगह के लिए की है। वहां पर ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं, सिर्फ मैं आपको जनरली बताना चाह रहा था कि तालिबान ने जो फाइट की है 20 से 25 साल, वो फाइट की है अपनी सरजमीन के लिए, जहां पर तकरीबन 20 से 25 जो आप कह सकते हैं कि ममालिक की जो है वो अफवाज ने उनके ऊपर कब्जा किया, उधर धावा बोला, उधर असला लेके गए, जदीद असले से उनको हराना चाहा, अपने मफादात को देखना चाहा, उसको पसे पुश डालकर तालिबान ने जो है ये आज़ादी हासिल की और दुनिया उनको रिकॉग्नाइज कर रही है। हम कौन होते हैं उनको ना रिकॉग्नाइज करने वाले, अभी हमारा ऑफिशियल फैसला आना है, बट मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। अब तालिबान की कैबिनेट की तरफ आते हैं कि तालिबान की कैबिनेट के अंदर कौन कौन लोगों को किस किस अहम जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है और वो क्यों सौंपी गई है, इंपॉर्टेंट ही है। सबसे पहले जो उन्होंने वजीर आजम बनाए हैं मोहम्मद हसन अखून, ये जो वजीर आजम बनाए गए हैं तालिबान की कैबिनेट के अंदर, और अबूरी और केयर टेकर उसको कैबिनेट कहा जा रहा है। अमीरुल मोमिनीन उनका एक बड़ा सेटअप है, यानी कि जो रियासत के अमीर होंगे और उसके बाद जो है वो वज़रा होंगे और वज़रा को जो है वो वजीर आजम देखेंगे। तो वजीर आजम मोहम्मद हसन अखून को बनाया गया। अब मोहम्मद हसन अखून को क्यों बनाया गया? भारत कहता है कि मुल्ला बरादर अब्दुल गनी को वजीर आजम बनाया जाना था, मोहम्मद हसन को नहीं बनाया जाना था। पाकिस्तान के जनरल साहब वहां पर गए और जाके उन्होंने कहा और जनाब उन्होंने मोहम्मद हसन को बना दिया। तो उन जाहिलों को ये शायद मालूम ही नहीं है कि असल हकीकत है क्या, मोहम्मद हसन अखून है कौन, उनको ये जो प्राइम मिनिस्टरशिप का ओहदा है वो क्यों दिया गया है। तो वो मैं आपको आज बताता हूँ। ये उन 4 अफराद में शामिल थे। ये आप नोट कीजिए कि ये उन 4 अफराद में शामिल थे मुल्ला उमर के साथ, जिन्होंने तहरीके तालिबान अफगानिस्तान को बनाया था, उसकी बुनियाद रखी थी, ये बानी है। तो आप खुद सोचें कि तालिबान की पूरी तहरीक अब अगर 20 से 25 साल लड़ाई करने के बाद, जीतने के बाद पावर में आती है, तो पहला हक किसका बनता है? जो बानी है, जो बानियान में से है। तो सबसे पहले तो इनको ये देखना चाहिए कि ये बानी है, इनको रिसर्च करनी चाहिए। जो लोग उस भारतीय प्रोपेगेंडे का शायद निशाना भी बन रहे हैं, हम उसका आपको जो है वो हकीकत बताना चाह रहे हैं। मोहम्मद हसन अखून उन 4 लोगों में शामिल है, मुल्ला मोहम्मद उमर के साथ शामिल थे, जिन्होंने तहरीके तालिबान अफगानिस्तान जो है वो क्रिएट की थी, बनाई थी। दूसरा मुल्ला बरादर अब्दुल गनी, ये कहा जा रहा है कि जी छोटा सा ग्रुप है, वो ये कहते हैं उनको जो है वो सेकंड नंबर पर रखा गया और क्या मामला हैं। तो क्योंकि उनकी पोजीशन सेकंड इसलिए बनती थी कि मुल्ला बरादर अब्दुल गनी ही इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन और दुनिया में उनका जो एक कद काट है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, उसको फिर भी किसी हद तक जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। और चूंकि उनके किरदार बड़ा अहम रहा है, ये मुल्ला उमर के जो है वो बड़े करीबी जो है वो साथियों में से भी थे। और उसके अलावा
जो पिछली इनकी हुकूमत थी 1996 से 2001 तक जो तालिबान की हुकूमत थी, उसके अंदर ये अहम जिम्मेदारी भी जो है निभा रहे थे। इसके साथ साथ मुज़ाकरात जो अभी हुए हैं अमेरिका और दोहा के अंदर जो मुज़ाकरात हुए हैं अमेरिका के साथ और दुनिया के साथ, उसके अंदर बड़ा अहम किरदार रहा है इनका। और उसके साथ साथ इन्होंने 8 साल जेल काटी है, कैद काटी है, मुफाहमत में बड़ा अहम किरदार रहा है, तालिबान का नैरेटिव पहुंचाने में इनका बड़ा अहम किरदार रहा है, तो इनको डिप्टी वजीर आजम बनाया गया है। फिर आते हैं जी मुल्ला मोहम्मद याकूब के ऊपर। ही इज वेरी यंग, लेकिन इनकी एक सबसे अहम चीज जो बताई जाती है वो एक तो ये है कि ये मुल्ला मोहम्मद उमर के जो है वो साहबजादे हैं, इनको वजीर दिफा बनाया गया है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पिछले 2 साल से जो तालिबान का जो निजामी कमीशन है, जिसको आप जंगी कमीशन भी कह सकते हैं, ये उसके सरबराह रहे हैं। इन्होंने जंगी मामलात की जितना भी कमीशन था, उसकी जो ऑर्डर्स थे, उसके जो मामला थे, ये उसको लीड करते रहे हैं। तो मुल्ला मोहम्मद याकूब को सिर्फ इस वजह से वजीर दिफा नहीं बना दिया गया कि वो मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे थे, वो साहबजादे थे, उनकी एक अहमियत भी है तालिबान की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दूसरी तरफ हम अब आते हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, जो सबसे ज्यादा इस वक्त चुभ रहे हैं भारत को, चूंकि ये कहते हैं जी हक्कानी ग्रुप जो है वो पाकिस्तान का पैदा करता है, पाकिस्तान के साथ उसके बड़े अहम जो है वो रवाबित है। और भाई हमारे साथ क्या रवाबित होंगे? जलालुद्दीन जो हक्कानी थे, ये एक तो उनके साहबजादे हैं, इससे बड़ा इनका तारुफ हो नहीं सकता। इनको वजीर दाखिला बनाया गया है। फिर मुफाहमत के अंदर इनका इतना बड़ा किरदार रहा है जलालुद्दीन हक्कानी का। और इसके साथ साथ हमने क्यों बनाना है, तालिबान के लिए ये काम करते रहे हैं। और पिछले तकरीबन 2, 2.5, 3, 4 साल के अंदर ये रेजिस्टेंस को, ये लोगर के अंदर और काबुल के अंदर और पाकिस्तान के इर्द गिर्द के जो बॉर्डर से या इसके जो हमारी डोमेन लगती है अफगानिस्तान, यहाँ पर रेजिस्टेंस को लीड करते रहे हैं। जलालुद्दीन हक्कानी के ये साहबजादे हैं, सिराजुद्दीन हक्कानी, जिनको वजीर दाखिला बनाया गया। ये तालिबान के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है चूंकि ये यहाँ पर रेजिस्टेंस को लीड करते रहे हैं। तो हमारे कहने से नहीं बनाए गए हैं, बल्कि तालिबान ने अपनी अहमियत और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट लोगों के डिफरेंट किरदार को देखकर फिर उनको जो है ये ओहदे जो है वो दिए गए। फिर अमीर खान मुत्तकी, जिनको वजीर खारजा बनाया गया है। अब ये देखना पड़ेगा कि ये कौन है, लेकिन ये कोई देखने की कोशिश ही नहीं करेगा, सिर्फ एक प्रोपोगंडा है, ठीक है। अमीर खान मुत्तकी पहले दिन से जो है वो तालिबान के साथ रहे हैं। पहले दिन से उन्होंने कैदोबंद की जो आप कह सकते हैं सोबतें हैं वो बर्दाश्त की हैं, वो पाबंद सलासिलियाँ और मुख्तलिफ किस्म के जो मामला हैं उसको वो देखते रहे हैं, उतार चढ़ाव के जो है वो गवा रहे हैं। और फिर उसके अलावा ये कोई नए शख्स नहीं है, इनको पिछली हुकूमत के अंदर भी 1996 से 2001 तक ये वजीर इत्तलात थे तालिबान के। आपको ये देखना पड़ेगा कि पिछली हुकूमतों के अंदर जो किरदार रहा, जब पहली दफा वो तालिबान हुकूमत में आए थे तब से लेके अब तक जो लोग उनके साथ रहे, रेजिस्टेंस को लीड करते रहे, पिछली हुकूमतों के अंदर अहम जिम्मेदारियां निभाते रहे, वही लोग अब हैं। पाकिस्तान का इससे कोई इंटरफेयर करने का ताल्लुक ही नहीं है। तालिबान एक इंडिपेंडेंट है, तालिबान ने अपनी एक हुकूमत बनानी है, तालिबान ने अपना एक पूरा सेटअप देखना है। अब ज़बीउल्लाह मुजाहिद के बारे में जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि वो तालिबान के ऑफिशियली स्पोक पर्सन है, और स्पोक पर्सन के साथ साथ उन्होंने जेलें काटी हैं, उनका नाम जो है वो ब्लैक लिस्टेड रहा है। फिर उसके साथ साथ वो जो है वो तालिबान के नुमाइंदा के साथ साथ अमेरिका और अफगान हुकूमत, ये जो उनको ओहदा जो दिया गया हुआ था इस हुकूमत में आने से पहले, ज़बीउल्लाह मुजाहिद अमेरिका और अफगान हुकूमत जो अशरफ गनी की हुकूमत थी, उस हुकूमत के प्रोपोगंडा जो कि तालिबान के अगेंस्ट किया जाता था, उसको तोड़ने की जिम्मेदारी दुनिया भर के अंदर वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद के पास थी। तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद को अगर ऑफिशियल स्पोक पर्सन का या वजीर इत्तलात का या इसके अलावा तालिबान की जो ऑर्गेनाइजेशन है हुकूमत ही ना भी हो, तो उसका स्पोक पर्सन की अगर जिम्मेदारी मिलती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट किरदार ऑलरेडी अदा करते रहे हैं। वो जेल होने के बाद जब उन्होंने कैद काटने के बाद जब वो वापस आए हैं, वापस आने के बाद वो जो है वो छुप के ये काम करते रहे, मंजरे आम पर नहीं आए, लेकिन उन्होंने अहम किरदार अदा किया दुनिया भर के अंदर तालिबान की हिकमत अमली, तालिबान की सरगर्मियां, ये सब कुछ बताना ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जिम्मेदारी थी। ये वो ऑलरेडी जिम्मेदारी निभाते रहे हैं, तो वो कोई नए बंदे नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो तालिबान की हुकूमत में आने से पहले और फतह होने से पहले जो इंपॉर्टेंट चीज थी, वो इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि तालिबान के अगेंस्ट जो अशरफ गनी की हुकूमत थी, जो कि अफगानिस्तान की हुकूमत थी, चूंकि वो अमेरिका के दबाव में थी, और अमेरिका का ये इनके अगेंस्ट जो प्रोपेगेंडा था उसको तोड़ने की जिम्मेदारी ज़बीउल्लाह मुजाहिद की शुरू से रही है। तो ये कोई नए लोग नहीं है। तो भारत को चाहिए और भारत के प्रोपेगेंडे को आगे पहुंचाने वालों को चाहिए कि वो पहले थोड़ी सी रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद आए कि पाकिस्तान ने किसी जगह पर इंटरफेयर
नहीं किया है। तालिबान ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अहमियत के हवाले से जो है वो लोगों को अपने ये ओहदे दिए हैं। तो ये आज की वीडियो बनाना मकसूद था। वीकेंड स्पेशल से अजीम भट्ट अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नेशनल टेलीविजन पर। खुदा हाफिज़।